हेलो एवरीवन। एक बार फिर रेजोमैक्स रिवीजन आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में करंट अफेयर्स के साथ आया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पायोनियर के साथ। पायोनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है। हम इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है, फ्रंट लाइन तो पॉलिटिकल न्यूज़ है। राहुल गांधी की कांग्रेस की पार्टी में क्या चल रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक न्यूज़ है, इसमें आपको पीएफआई कौन है और एंटी टेरर लॉ क्या होता है। एक्चुअली ये हमारे कुछ लॉ हैं, उनमें कुछ लॉ जैसे हैं जो सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ते हैं। उन्हीं नेशनल सिक्योरिटीज़ में कुछ लॉ जैसे टाडा, ये सब एंटी टेरर के ही रिलेटेड ही लॉ हैं। इसके अलावा हमारा पोटा है, और इसी में ये सब जो हैं वो एंटी टेरर लॉ हैं। इन्हीं के रेस्पेक्ट में यदि कोई हमारी कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो इन्हीं एंटी टेरर लॉ जैसे टाडा, पोटा एक्सेट्रा, इनके थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट जो है वो कार्यवाही की जाती है। यहाँ पर हम जो करंट में जिस संगठन के अगेंस्ट ये कार्रवाई चल रही है, वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो है वो एंटी टेरर एक्टिविटीज़ में और एंटी टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होने का आरोप है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है एग्ज़ाम के लिए, यदि हमसे पूछे कि टाडा, पोटा ये सब क्या हैं, तो ये एंटी टेरर लॉ हैं। ये एंटी टेरर लॉ हैं, एंटी टेरर लॉ। आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा टाडा, पोटा, और पूछ लेगा। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स के साथ इन्होंने फंडिंग ली है, जैसे जेएमबी है, आईएसआईएस है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये केवल एग्जाम ओरिएंटेड आपसे एंटी टेरर लॉ से ही क्वेश्चन बनेगा। इवन ये भी नहीं बनेगा कि पीएफआई कब बना था, पीएफआई का हेड कौन है, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसी में लास्ट टाइम हमने बात करी थी अटॉर्नी जनरल की, तो और हमारे इंडिया को नया अटॉर्नी जनरल भी मिल गया है। ये मिस्टर अटॉर्नी जनरल बने हैं, आरवी करके कुछ नाम है इनका। और अटॉर्नी जनरल की के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अटॉर्नी जनरल होता कौन है। अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार का एडवोकेट होता है, यूँ कहें कि सरकार का लीगल ऑफिसर होता है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है। इसे अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। या आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें वही बातें लिखी गई है कि जिसमें मुकुल रोहतगी ने कुछ दिन पहले मना कर दिया था, वेंकटरामन रामानी ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। ये सारी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी कौन बना है और इसे अपॉइंट किसने करा है, वो प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट करा है। या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है। ये सारी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और स्पेशली आर वेंकट रमानी का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म से याद रख लीजिएगा, आरवी। आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक, सेंटर एक्सटेंड फ्री राशन फॉर 3 मंथ्स। और ये किस स्कीम के थ्रू हो रहा है। फ्री राशन तो कहीं नहीं मिलता था, भले ही 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो में गेहूँ चावल मिले, लेकिन कुछ ना कुछ प्राइस लगता था। लेकिन अभी जो फ्री राशन एक नई स्कीम के थ्रू ये सब हो रहा है, और उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको 3 मंथ के लिए एक्सटेंड करा है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 44,762 42,762 करोड़ करोड़ रुपीस अलॉट करे हैं। दरअसल होता क्या है, और ये स्कीम जो है वो फ्री राशन से रिलेटेड है। आपसे पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या कुछ पैसे में आपको राशन मिलता है। हाँ, एक रीजनेबल रेट पे राशन मिलता है या फ्री में, तो यहाँ पर फ्री में राशन मिलता है। क्या सबको मिलता है, तो नहीं, वो एक बास्केट है कि उसके कुछ बेनिफिशरीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको ये मिलता है। ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री की है, तो ये स्कीम जो है वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट बनेगा कि ये स्कीम कब चालू हुई थी, तो ये स्कीम आपके अप्रैल 2020 में चालू हुई थी। अप्रैल 2020, आप इसको रिकॉल करिए थोड़ा। ये अप्रैल 2020, कोरोना का टाइम, कोरोना का इसमें वेलकम ही हुआ था, कोरोना आया ही था।
उस समय हमने देखा था कि कई लोगों के लिए लाइवलीहुड का जो रिसोर्स थे वो छिन गए थे। ऐसे में उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी था कि उनको फ्री में राशन प्रोवाइड करा जाए। जैसे गेहूँ था, इसमें 5 किलो चना था, ऐसे कुछ पर्सन टू पर्सन अलग-अलग था। हर परिवार के लिए अलग-अलग था उसके मेंबर्स के हिसाब से। तो इसमें कोरोना के टाइम में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। उसी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक नई स्कीम कोरोना में लाई गई और उसी का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें फ्री राशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई। इसी में आगे बढ़ें तो इसी के पास एक न्यूज़ दिख रही है कि जो है वो इस तरीके से आपको न्यूज़ दिखेगी, तो इस तरीके से डिप्लोमेट्स का आना जाना लगा रहता है। अब देखिए आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा, फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर शेयर हैंड्स विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ सेक्रेटरी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को बोला जाता है, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, किसी डिपार्टमेंट का हेड सेक्रेटरी, ये सब। लेकिन क्या यूएसए में भी यही है? ये तो मिनिस्टर है, फिर इससे एक सेक्रेटरी मिल रहा है। दरअसल हमारे यहाँ जिसे मिनिस्टर बोला जाता है उसे यूएसए में सेक्रेटरी बोला जाता है। और यहीं के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो अभी यहाँ एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं। सॉरी, ये जो हमारे जयशंकर हैं वो वाशिंगटन की विजिट पर हैं और वहाँ पर वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, एक दूसरे लैंग्वेज में, हमारे यहाँ की लैंग्वेज में बोले तो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं से इनकी मुलाकात हुई, जिसमें कुछ बातें करी गई। क्या करा गया ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इश्यूज पर बातें करी गई। सबसे पहला तो हमारा वीज़ा इशू है। इंडिया के इंडियन डायस्पोरा जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हाँ यूएसए में रहता है, लेकिन इस यूएसए में सबसे ज़्यादा दिक्कत है और यूएसए के कई सारे विजिटर्स हमारे यहाँ आते हैं, यानी लोगों इस तरीके से डिप्लोमेट्स ही नहीं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसमें ये बातें करी गई कि वीज़ा जो पॉलिसी है दोनों साइड की वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वीज़ा जो है वो उसका अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा विवाद जो होता है वो आपके H1B वीज़ा पर होता है। स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उस पर तो ये काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। अब वीज़ा पॉलिसी को कैसे कॉम्प्लिकेट से सिंपल बनाया जाए, इसी की चर्चा करी गई। लेकिन हमारे लिए इंडिया यूएसए वीज़ा पॉलिसी बायलैटरल रिलेशन में केवल वीज़ा पॉलिसी ही नहीं आती। इंडिया यूएसए के बायलैटरल रिलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। यूएसए इंडिया इस तरीके से कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि यूएसए और इंडिया के रिलेशंस को देखें तो सबसे रिलेशंस यदि एक एक करके देखें कि मिलिट्री रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्वाड में यूएसए के साथ दोनों मेंबर्स हैं, यूएसए इंडिया दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं। एक बहुत बड़ा हमारे डिफेंस का जो इंपोर्ट जो होता है, डिफेंस के जो वेपन्स है उनका इंपोर्ट होता है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है एट प्रेजेंट वो हम यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यूएसए की नेवी के साथ और वहाँ की जो नेवी है, वहाँ की जो एयरफोर्स है, उनके साथ हम बाइलेटरल एक्सरसाइज भी करते हैं। यूँ बोलें कि नेवी की जो है, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो मिलिट्री है, उनके दोनों के एक्सपीरियंस एक्सचेंज होते हैं बाइलेटरल एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये सारे यूएसए और इंडिया के मिलिट्री रिलेशन है। इसके बाद हम देखें तो इकोनॉमिक रिलेशन है। जितने मिलिट्री रिलेशन सुधरे हुए हैं, इकोनॉमिक रिलेशन उतने ही ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच जो काफ़ी टाइम से एक मिनी ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, मिनी ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, और हमेशा से जाने कितने सालों से तो ये पेंडिंग है। तो यूएसए पर वहाँ की कंपनीज का दबाव मानिए या इंडिया पर हमारे यहाँ की कंपनी का दबाव मानिए, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा। और जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं होगा दोनों के बीच में बायलैटरल, तब तक जो है वो ट्रेड सेक्टर में बूस्ट देखने को मुश्किल ही मिले। इसलिए बहुत टाइम से वेटिंग है मिनी ट्रेड एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया को नया अटॉर्नी जनरल ही नहीं मिला। आज का जो डे है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को एक नया सीडीएस भी मिला है। दरअसल हमारी जो सेना है उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखते होंगे कि आपको नेवी भी के बारे में भी आप जानते हैं, एयरफोर्स के बारे में भी जानते हैं, और जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी
जमीन पे काम करती है, जिसे हम थल सेना भी बोलते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। अब तीनों के अपने अपने हेड होते थे, और जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री के जो जनरल होते थे, हेड होते थे, उनका अपना व्यू, नेवी के जनरल का अपना व्यू, और एयरफोर्स के जनरल का अपना व्यू। और जब किसी कंट्री के साथ हमारी बायलैटरल लेवल पर या मल्टीलैटरल लेवल पर हमारा वॉर होता है, तो एक सेक्टर नहीं लड़ता है, तीनों सेक्टर को लड़ना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में तीनों के बीच में रिलेशन को, तीनों के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। इसीलिए इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर, इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए एक टॉप लेवल पर जो एक पोजीशन क्रिएट करी गई, एक पद बनाया गया, उसे ही CDS बोला गया, जिसका नाम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब यहाँ पर न तो किसी नेवी, केवल न तो नेवी क्या है बात करी गई, ना एयरफोर्स की, इसमें तीनों आ गए हमारे, नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी मिलिट्री है जो जमीन पे काम करती है, थल सेना, वो तीनों इसमें आ गए। तो हमारे लिए CDS कौन होता है? CDS जो है वो डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा हेड होता है। और इस पर कौन आए हैं अभी? अनिल चौहान। ये मिस्टर अनिल चौहान इस पर अभी नॉमिनेट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसे नॉमिनेट करने वाला अगेन प्रेसिडेंट, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। और इसके पहले जो थे वो कौन थे? ये हमारे सेकंड CDS है। फर्स्ट CDS थे वो विपिन रावत थे, जिनकी एक एरोप्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। विपिन रावत। अगेन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज की न्यूज़ थी। ये इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ज्ञानव्यापी क्या चल रहा है? इम्पोर्टेंट नहीं है। त्यागी कम्युनिटी का स्पेशल एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल के एग्जाम है। त्यागी कम्युनिटी क्या कर रही है? इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फेक कॉल का एक केस है अगेंस्ट US सिटीजन का, इम्पोर्टेंट नहीं है। जाने कितने फेक कॉल का केस आते हैं पर डे। PFI बैन, ये और ये सारी बातें फर्स्ट फेज की ही यहाँ पर करी गई है, उसी को एक्सटेंड करके करा गया है। एक्साइज पॉलिसी, बिजमान जो है उसे ईडी ने अरेस्ट करा है। हमारे लिए बिजमान कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ईडी कौन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, जो कि हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन के में भी जितने भी होल हैं, मतलब जितने भी लूप होल हैं, उनको देखती है। स्पेशली द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो, इसमें ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, इसका जो हेड होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। इसमें किसी तरीके का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इतना याद रखिएगा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो लगता तो ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की के अंडर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंडर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केवल फाइनेंशियल ऑफेंस को ही उनका ही रिव्यू करती है, उनसे रिलेटेड मैटर्स ही देखती है इस, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अगेन बढ़ते हैं। डेंगू की एक बात चल रही है कि कैपिटल में जो दिल्ली में है वो डेंगू का केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो तो सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं, इससे क्या ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता डेंगू के केस कितने आए, रोज़ अलग अलग केस आएंगे। ये गुजरात में लग रहे हैं केजरीवाल जी, इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल्ली गवर्नर इज फियरिंग सिसोदिया अरेस्ट नाउ। ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है दिल्ली गवर्नमेंट के में, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ की जो कैबिनेट है उसके बीच में। अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है। CB कुमार इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होता क्या है? हमने तो गवर्नर पढ़ा था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या आ गया? क्या गवर्नर के अंडर जैसे CM होता है, डिप्टी CM होता है, तो क्या वैसे होता है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये बात जानना होगा कि गवर्नर जो होता है वो स्टेट के लेवल पर होता है। एक गवर्नर जो पोजीशन है वो है आपका एक स्टेट के लेवल पर, उसका स्टेट का जो हेड होता है। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिलेशन जो है वो आपके किसी यूटी से है, और उन यूटी से जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। दरअसल यदि आप एक स्टेट की बात करें तो स्टेट का जो हेड है वो हमने कहा वो गवर्नर होता है,
जबकि एक यूटी का जो हेड होता है वो कोई प्रेसिडेंट होता है। यानी जिस जो इंडिया का हेड है वही यूटी का हेड होता है, क्योंकि यूटी का जो फाइनल रेगुलेशन है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, इसलिए इसका हेड भी प्रेसिडेंट हो गया। यही प्रेसिडेंट तो इंडिया का काम देखे कि किसी पर्टिकुलर यूटी का काम देखे, इसलिए ये प्रेसिडेंट अपने किसी पर्सन को अपने ही पोजीशन के थ्रू वहां पर किसी पर्सन को नॉमिनेट कर देते हैं कि वो उसके बिहाफ पे, यानी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वहां के गवर्नेंस को देखेगा, और वही पर्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर कहला देता है। अगेन क्लियर करने वाली बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी यूटी है उसका हेड नहीं होता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी यूटी का हेड नहीं होता है। यूटी के हेड प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि स्टेट का हेड प्रेसिडेंट नहीं होता, वो गवर्नर होता है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट की फुल एंड फुल फाइनल एडवाइस पर काम करता है। दरअसल वो काम प्रेसिडेंट का ही कर रहा है, प्रेसिडेंट को काम टाइम में होता नहीं है, वो किसी को अपॉइंट कर देते हैं, वही एक पोजीशन क्रिएट हो गई, वही पोजीशन यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाने लगी। ये पूरा हमारा न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं। सीएम लॉन्चे ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑन भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी। क्या करा, भगत सिंह के एनिवर्सरी पर सीएम ने ब्लड डोनेशन को स्टार्ट करा। अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए इंडिया यूएस के बारे में, अगेन मैंने बोला था ये जो ब्लिंकन हैं वो उनके साथ मिले हैं जयशंकर, तो वही सारी बातें हमने पहले ही समझ लिया यूएसए इंडिया के मिलिट्री रिलेशन के बारे में, इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में। इसके अलावा हमने डायस्पोरा की बात कर ली कि डायस्पोरा वहाँ पर हमारा एक बड़ा डायस्पोरा वहाँ पर रहता है, और यूएसए के कई सारे विजिटर्स, डायस्पोरा तो यूएसए से यहाँ तो कौन रहने आता है, लेकिन यूएसए के कई सारे विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, और जब एक दूसरे कंट्री में आप जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूएनएससी परमानेंट सीट ए लॉन्ग स्टैंडिंग गोल फॉर इंडिया। मैंने आपको 26 सितंबर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी में हमने परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको वीटो भी बता दिया था। जब मैंने आपको बताया था कि केवल चाइना ऐसा कंट्री है जो हमारा विरोध कर रहा है, और कंट्री नहीं कर रहे, और कंट्री हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आप उसको 3 दिन पुरानी न्यूज़ को, मंडे की जो न्यूज़ है उससे रिलेट करके देख सकते हैं कि यूएसए जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहा है। ये बात इनके कहने से पहले ही हम मंडे को ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं यूएनएससी के बारे में। इसके अलावा उसकी में जो वीटो पावर होती है उसके बारे में, इसलिए रिपीट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इंडियाज एक्सरसाइज चॉइस इन इट्स इंटरेस्ट व्हेन ऑफर्ड वेपन्स, और ये हमारी 4-डे मेरिटाइम ड्रिल ऑफ सीएमपी इन सेशल्स कंक्लूड। मैंने अभी हाल आपको जब इंडिया यूएसए रिलेशन की बात कर रहे थे तो हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। उस मिलिट्री एक्सरसाइज की में हमने देखा था कि इंडिया यूएसए एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल यूएसए के साथ ही बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल कंट्रीज के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे वो मल्टीलैटरल हो। ऐसी ही एक एक्सरसाइज एक ऑपरेशन के थ्रू, ये ऑपरेशन का नाम आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जो है ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस। ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस जो है वो उस अभी, और जिसका अभी आयोजन हुआ था, ये अभी ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से पार्ट करा था इंडियन नेवी ने। ये आप नेवी ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली बात है मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्र में एक्सरसाइज हो रही है तो नेवी ही जाएगी। और ये हुआ कहाँ था, तो ये जो हुआ था वो आपके सेशल्स में हुआ था। दरअसल सेशल्स आपसे पूछ देगा इसमें कि सेशल्स है कहाँ, तो सेशल्स जो है वो आपके इंडियन ओशियन में है। आपसे ये सेशल्स एक आइसलैंड है, एक छोटा सा आइसलैंड है, और इसलिए इसकी मैरीटाइम इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ये अब आपसे पूछेगा कि सेशल्स कौन से, सेशल्स जो आइसलैंड है वो कौन से ओशियन में है, अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, आर्कटिक में है कि इंडियन ओशियन में है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो सेशल्स आपके इंडियन ओशियन में है। थोड़ा सा और डीप जाएं तो इंडियन ओशियन में भी जो साउथर्न इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का साउथ वाला पार्ट, उसमें सेशल्स जो है वो लोकेटेड है।
ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस कहाँ हुआ, इंडिया पार्ट हुआ था या नहीं था, पार्ट था तो कौन ने करा, तो इंडियन नेवी ने। अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने ईडी के बारे में पढ़ा था, तो ये फिर ईडी के बारे में आ गया। एक बार पढ़ लें उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं। ये अगेन रेप मर्डर के केसेस के बारे में बता रखा है। फिर पीएफआई की न्यूज आ गई। न्यूज रिपीट्स होती है, ये पॉलिटिकल न्यूज है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। लखीमपुर रोड एक्सीडेंट हुआ है। इतना याद रखिएगा कि लखीमपुर कहाँ है, तो लखीमपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, बस। इससे ज्यादा ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने लोग मरे, कौन सी गाड़ी थी जिसकी टक्कर हुई, नॉट इम्पोर्टेंट। आईएएस आईपीएस आईएफएस की रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर सेंट्रल डेपुटेशन, तो ये सेंटर स्टेट के बीच की बायलैटरल चीजें हैं, अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन राम मंदिर के बारे में जब बनेगा तब बात करेंगे। ये स्पोर्ट पेज में भी इंडिया का मैच नहीं था, अफगानिस्तान का और था। जब इंडिया का मैच होगा तब देखेंगे। ये कांग्रेस की न्यूज़ है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, एक बार इलेक्शन हो जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तब बात करेंगे। ऐसे तो बॉल टू बॉल कमेंट्री तो रोज ही चलती है। सबसे इम्पोर्टेंट आगे बढ़ते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पर। तो टैक्स इवेजन के बारे में आप में एक बात करी गई है, एक आर्टिकल आया है, सिंपल जीएसटी स्ट्रक्चर कैन चेक टैक्स इवेजन। ये पूरा आर्टिकल है। केवल इतना याद रखिएगा टैक्स इवेजन होता क्या है। टैक्स इवेजन की बात करें तो टैक्स इवेजन एक तरीके का इलीगल अटेम्प्ट है। आपको टैक्स देना है, ये आपको पता है, लेकिन आप उसको नहीं दे रहे हैं, उसको चुका नहीं रहे हैं, तो वही चीज़ आपकी टैक्स इवेजन हो जाती है। मतलब आप की इनकम जो है वो आप टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। आपकी इनकम यदि 6 लाख है, आप टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, लेकिन आप आपकी इनकम जानबूझ के 4.5 लाख दिखा रहे हैं कि आप टैक्स से जो स्लैब है जिसमें 0% टैक्स है वो दिखा रहे हैं। इस तरीके से जितने भी जो ऑफेंस होते हैं, वो जितने भी इलीगल अटेम्प्ट होते हैं, वो आपके टैक्स इवेजन कहलाए जाते हैं। अब जीएसटी को टैक्स इवेजन से कैसे रिलेटेड करना है, ये सारी बातें इसमें करी गई है। बात कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो आपसे पूछ देगा इनकम टैक्स एक्ट कब आया था। इनकम टैक्स एक्ट हमारा अभी भी 1961 से चल रहा है। इसके बाद आपसे पूछ देगा जीएसटी कब आया था, तो जीएसटी 2015 में आया था। सारी बातें हैं आपके लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो है टैक्स इवेजन, जो एक तरीके का इलीगल अटेम्प्ट है। आपसे पूछ देगा कि टैक्स इवेजन क्या है, जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाना, या फिर गवर्नमेंट जो आपको छूट देती है टैक्स में, वो ऐसे इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको स्टेटमेंट क्रिएट कर देगा कि गवर्नमेंट छूट दे रही है वो है कि जानबूझकर आप टैक्स चुकाना है, टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, नहीं चुका रहे। तो ये टैक्स इवेजन था। इसके अलावा आगे बढ़ें, एक स्कूल एजुकेशन पर आया है, एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की। इस स्कीम को नाम ध्यान रखिएगा, पीएम, बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ देगा पीएम श्री स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो अगेन दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगेन ये किससे रिलेटेड है, क्या ये हमारे कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड है, या ओवरऑल एजुकेशन कॉलेज स्कूल से रिलेटेड है, या केवल स्कूल से रिलेटेड है। तो ये ओनली ऑन स्कूल से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्कीम है, नई आई है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। नाम यदि आपसे केवल इतना सा दे दे पीएम श्री स्कीम, तो एग्जाम में ये पता लगाना लगभग पॉसिबल नहीं है कि ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में भी केवल स्कूल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से ईयर में आई है, तो 2022 में ये अभी लॉन्च हो रही है, नई स्कीम है। ये सारी स्कीम जो है वो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाई जा रही है। अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 2020 में। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही कुछ स्कीम्स लाई जा रही है। उसी में से एक है स्कूल एजुकेशन के प्रमोशन से रिलेटेड पीएम श्री स्कीम। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। पीएम श्री स्कीम को कैसे क्या करें, उसमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, एक बार आ जाए, पहले उसके हम देखेंगे क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, उसके बाद देखेंगे। अगेन
रशिया यूक्रेन के बारे की कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से, पिछले काफ़ी 6 7 10 महीने से चल रही है। रशिया के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आपको जानना जरूरी है। रशिया और यूक्रेन वॉर की बात करें तो रशिया और यूक्रेन जो हैं, यूक्रेन को जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, उसने ऑफर करा था कि यूक्रेन भी नाटो का पार्ट बन जाए। इसमें रशिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है और उसी के बाद से ही ये जो एक वॉर है, बायलैटरल वॉर है रशिया यूक्रेन के बीच में, वो स्टार्ट हो गई। यूक्रेन के यदि नाटो का मेंबर बन जाता तो ऐसा क्या हो जाता, रशिया को क्या दिक्कत हो रही थी। दरअसल जो रशिया और यूक्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आपका यूक्रेन हो गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान की तरह मान लो। यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता तो इसमें यह प्रोविजन होता है नाटो का कि जो नाटो के दूसरे कंट्री हैं उनकी मिलिट्री भी उस देश में रह सकती है। यानी नाटो के जो मिलिट्री अदर कंट्रीज हैं उनकी एंट्री यूक्रेन में हो जाती। और नाटो के अदर कंट्री मतलब यूएसए, यूके, फ्रांस, और ये सारे किसके दुश्मन, ये सारे रशिया के दुश्मन। यानी यूक्रेन, रशिया को ये लगा कि ये बॉर्डर पे हमारे ही दुश्मनों को बुला रहे हैं। इसी के लिए रशिया ने फिर मिसाइल्स दाग दी और ये वॉर स्टार्ट हो गया। यही पूरी कहानी है। नाटो का ऑफर यूक्रेन को, नाटो यूक्रेन एक्सेप्ट करना चाहता था, रशिया ने उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट करा और रशिया नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। लेकिन जब नहीं हुआ, नाटो के मेंबर के लिए उन्होंने हामी भरी, तो फिर इन्होंने भी मिसाइलें दाग दी और ये पूरा कहानी तब से ही चल रही है। कभी ये 2 दागते हैं, कभी 3 मिसाइल आती है, कभी 4 आती है। कितनी आ रही है इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस दिन वॉर खत्म हो जाएगा उस दिन बात करेंगे आप कितने महीने के लिए चला। अभी तो चल रहा है, अभी मैं आपको बता दूं कि 6 महीने चल रहा है, 8 महीने चल रहा है, लेकिन कितने टाइम तक चलेगा किसी को नहीं पता। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन इसको पूरी तरीके से एनालाइज कर लेंगे कि हाँ बहुत हुआ बायलैटरल लेवल पर, लेकिन कितने लोग मरे, कितने टाइम चला, कितनी मिसाइल्स हुई, कौन कौन सी मिसाइल आई, तब देखेंगे। अगेन लगभग हमारा इंटरनेशनल पेज भी हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये उसी के बारे में है। थाउजेंड्स ऑफ रैली डिमांड सीज गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, इनकी पर्टिकुलर न्यूज़ है। बिडेन लुक्स टू विन अवर पैसिफिक आइसलैंड। पैसिफिक आइसलैंड में आपसे पूछ देगा कौन कौन से आइसलैंड आते हैं, तो अगेन ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे, फिलीपींस, जापान वगैरह, जो चाइना और यूएसए के बीच के जितने भी हैं ये सारे उस पैसिफिक आइसलैंड्स में ही आते हैं, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड वगैरह है। अब चाइना और पाकिस्तान की बायलैटरल न्यूज़ है, 1 चाइनीज किल्ड, 2 हर्ट बाई, इन पाकिस्तान में 2 लोगों का ऐसा हो गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन उस दिन हमने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में देख लिया था कि इनके बीच में चल क्या रहा है। यही हमारा फिलिस्तीन के बारे में है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिक्रिमिनलाइजेशन, जीएसटी ऑफेंस, जीएसटी के ऑफेंस में डिक्रिमिनलाइजेशन सम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस दिन होगा, अभी बोल रही है गवर्नमेंट करेंगे, लेकिन हो जाए पहले, क्या करेंगे तभी पिक्चर क्लियर होगी कि कैसे क्या होगा। जीएसटी रेवेन्यू इन सितंबर लाइकली एट 1.545 लाख करोड़। अभी हर जीएसटी रेवेन्यू का जो डाटा है वो न्यूज़पेपर में हर मंथ का, जो लास्ट मंथ का डाटा हर दूसरे मंथ की दूसरी तारीख को आता है। हमारा ये डाटा आपका 2 अक्टूबर को पेपर में आएगा एग्जैक्ट। अभी एस्टिमेट है कि लगभग 1.45 लाख करोड़ आएगा, लेकिन हर 2 अक्टूबर को आएगा, 2 अक्टूबर आने वाली है, तब देखेंगे कि एग्जैक्ट कितना होता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी का जो कलेक्शन का जो डाटा है वो मंथली पब्लिश होता है कि 1 लाख के कितना है, 1 लाख करोड़ है कि 2 लाख करोड़ है। और ये अप्रोक्स जो है वो आपके 80-85,000 करोड़ से लगभग 1.5 लाख करोड़ के बीच में होता है। एक कि कोरोना काल में थोड़ा सा डाउन हो गया था, 50 के नीचे चल गया था, लेकिन वो उसको नेगलेक्ट कर दें तो ये लमसम इसी रेंज में रहता है। अगेन आगे बढ़ते हैं। आईफोन की न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आईफोन 14 का न्यूज़ है। अगेन ये स्पोर्ट पे, इसमें इंडिया का कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंडिया अंडर 17 के बारे में ये सब दूसरे कंट्री की पर्सनल न्यूज़ है। यही ये इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, उसमें कौन जीता क्या करा,
पूरी सीरीज हो जाए, उसके बाद एक लिस्ट आउट करेंगे कि इंडिया ने कितने मैच खेले, किसके साथ खेले और कितने जीते। इसलिए जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसका फिर पूरा एनालिसिस करेंगे बाद में कि उसका मैन ऑफ द सीरीज कौन था, उसमें इंडिया के जो मैच हुए उनमें सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच किसने लिया, इंडिया ने कितने पॉइंट जीते, इंडिया जिस ग्रुप में था उसमें कौन से कंट्री थे। पहले एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, तब तक वर्ल्ड कप देखो और फिर उसके बाद में उसको एनालाइज करेंगे। यही आज का पूरा न्यूज़पेपर था। थैंक यू वेरी मच।